नमस्कार, मैं जरीस मलिक। सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत पांडे। बच्चों के फिजिशियन हैं। आज हम उनसे सीधे सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आप सवाल ये रहेगा, हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि आपका परिचय जानना चाहेंगे थोड़ा-सा। मैं डॉक्टर प्रशांत पांडे, मैं एक पीडियाट्रिशियन एंड एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पर एशियन विवेकानंद अस्पताल में। डॉक्टर साहब, एशियन विवेकानंद मुरादाबाद का एक बड़े हॉस्पिटलों में नाम आता है। तो एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में बच्चों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ हैं? हमारे पास लेवल 3 एनआईसीयू है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। सेप्टिक एरिया, असेप्टिक एरिया ये हमने अलग कर रखा है। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग द जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेटर। हमारे पास बबल सीपैप की सुविधा उपलब्ध है। फोटोथेरेपी मशीनें हैं, जो कि जिन बच्चों में पीलिया होता है, उन बच्चों में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे किसी बच्चे में पीलिया जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। वो फैसिलिटी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है और इसमें हमारे इन हाउस ब्लड बैंक सपोर्ट है, जो काफ़ी सहायक रहता है। बड़े बच्चों के लिए हमारे पास पीडियाट्रिक आईसीयू है, जिसमें क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस हैंडल किए जाते हैं। वहाँ पे भी सारे वेंटिलेटर्स हैं, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला ऑक्सीजन थेरेपी है। हमारे पास जो ओपीडी सर्विसेज हैं, उसमें वेल बेबी क्लिनिक है, डेवलपमेंटल क्लिनिक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है और सारी इम्यूनाइज़ेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग पेनलेस इम्यूनाइज़ेशन भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अक्सर अक्सर देखा जाता है कि बड़े बच्चों को भूख ना लगना या उनके शरीर का विकास ना होना, अक्सर उनमें कमजोरी सी देखी जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है और ख़ासकर जितने पेरेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो हैं, उनके कंसर्न यही रहते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके। इनफैक्ट अभी एनएफएचएस का सर्वे हुआ था और बड़ी ही अलार्मिंग रिपोर्ट रही है, ख़ासकर अनीमिया को लेकर के। 67% बच्चे जो कि 1 साल से 5 साल की उम्र के बीच में थे, उनमें अनीमिया पाया गया है। अनीमिया मतलब खून की कमी और इसका एक सीधा-सा कारण होता है आयरन की कमी, क्योंकि जो हमारी इंडियन डाइट है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। और भी बड़े सारे रीज़न हैं, जैसे कि जंक फूड बहुत कॉमन हो गया है आजकल। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक तो जो एडवर्टाइज़मेंट हैं इसके वो इतने लुभावने हैं बच्चों के लिए कि पेरेंट्स कई बार मजबूर हो जाते हैं। और जंक फूड खाने से एक तो उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो तो रहता ही है, साथ ही साथ जो न्यूट्रिशियस फूड है उसके लिए पेट में जगह नहीं बचती है बच्चे के। फिर जो इन ख़ासकर इस जो 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों की अगर मैं बात करूँ, तो एक पेट के कीड़े होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है इनमें। इसके लिए पेट के कीड़े की दवाई हर 6 महीने पे देनी चाहिए। होता क्या है कि कई बार जैसे सरकारी स्कूलों में ये प्रोग्राम चलाती है, लेकिन ये जो बच्चे हैं छोटे बच्चे इन्हें घर पे देना होता है, पेरेंट्स भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो मैं एक बहुत सिंपल सी ट्रिक अपने जितने गार्जियंस हैं जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें बताता हूँ कि देखिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन आप बच्चों को पेट के कीड़े की दवा दे दीजिए, हमेशा उन्हें याद रहता है। आयरन देना बहुत आवश्यक है। हर साल 3 से 4 महीने आयरन सप्लीमेंट ज़रूरी है। तो उसमें मैं उन्हें कहता हूँ कि जिस दिन बच्चे का जन्मदिन है, उसके अगले दिन से आप आयरन सिरप स्टार्ट कर दें 3-4 महीने के लिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है, न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट रखनी है। इसका ख़्याल रखें तो ये जो समस्याएँ हैं, ये कंट्रोल में रहती हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम निरीक्षण कर रहे थे हॉस्पिटल में आपके, तो हॉस्पिटल में हमने ये देखा कि जो नवजात शिशु हैं, तो उनमें थोड़ी एक्टिविटी कम दिखाई दे रही थी या वो जो देर से रोने वाली बात हम जैसे सामने आती है, तो उसका विशेष कारण क्या है? देखिए, जिस समय बच्चा पेट में होता है, उसको जितना न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो नाल के थ्रू मदर से मिलती है। जैसे ही नाल हम कट करते हैं, उसके बाद जो ऑक्सीजन मिलेगी बच्चे को, उसकी अपनी साँस से मिलेगी। ये ट्रांज़िशन इमीडिएटली होता है। कई बार बहुत सारे कारण हैं, जैसे कुछ मैटरनल रीज़न्स हो गए, बच्चे की माँ को हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, इन्फेक्शन है। बच्चे के कुछ रीज़न्स हैं, बच्चे को कोई कार्डियक बीमारी है या फिर जो ब्लड सप्लाई है उसमें कोई इंटरप्शन आ गया है या बहुत प्रोलॉन्ग लेबर है। और कई बार अगर कोई समस्या नहीं है, तब भी इस ट्रांज़िशन के दौरान दिक्कत हो जाती है। इसको हम कहते हैं गोल्डन मिनट। जो पहला मिनट होता है जिस दौरान ये ट्रांज़िशन होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास बाहर डिलीवरी किए हुए आते हैं, जिनमें ये समस्या रहती है कि वो देर से रोए हैं। इस गोल्डन मिनट के लिए हमारा प्रोटोकॉल ये है, कोई भी डिलीवरी हो, वो हाई रिस्क डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, सिज़ेरियन डिलीवरी हो,
एक एनआरपी जिसको हम न्यूबॉर्न रिससिटेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, एनआरपी ट्रेन्ड प्रोफेशनल ड्यूरिंग द डिलीवरी अवेलेबल होना चाहिए कि अगर ये ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से तो इसको सपोर्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 2 इयर्स में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। अगर फर्स्ट मिनट में बच्चे को ऑक्सीजनेशन अच्छा नहीं हुआ, तो इसके लॉन्ग टर्म सिक्वेले भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चों में जो बहुत देर से रोते हैं, कई बार बिल्कुल भी हरकत नहीं रहती है, सेरेब्रल एडिमा हो जाता है क्योंकि ब्रेन पे सबसे पहले इफेक्ट आता है, गुर्दे पे आता है, आंतों पे आता है, कई बार मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन में भी चले जाते हैं, जहाँ पे जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम जान बचा भी ले जाते हैं, तो कई बार चांसेस ये रहते हैं कि बच्चा आगे जाके मानसिक रूप से कमज़ोर हो। इसलिए आवश्यक है कोई भी डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, सिज़ेरियन हो, हाई रिस्क हो और इनफैक्ट अगर सारी रिपोर्टें नॉर्मल है तब भी एनआरपी ट्रेन्ड प्रोफेशनल ड्यूरिंग द डिलीवरी अवेलेबल होना चाहिए। अक्सर अक्सर ये जैसे किसी नवजात शिशु का अभी जन्म हुआ है और उसको माँ का दूध ज़रूरी होता है पीना, तो क्या पहले दिन से ही बच्चा दूध पीना शुरू कर दे? ऐसा माँ को क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम है, इट्स अ नोन फैक्ट। और एक ये छोटी-सी चीज़ कि अगर 6 महीने बच्चा केवल माँ का दूध पिए, बच्चे को ज़िंदगी भर बहुत सारी समस्याओं से जैसे इम्यूनिटी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आवश्यक है कि इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश कराई जाए। एस्टैब्लिश कराने का जो काम है, ये काम डिलीवरी से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारा ऑप्स डिपार्टमेंट और हमारा पीडिया डिपार्टमेंट दोनों टैंडेमली काम करता है। डिलीवरी से पहले ही मदर की काउंसलिंग की जाती है, मदर के सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे मिथ्स एंड कंसर्न्स रहते हैं इसको लेकर के। डिलीवरी के बाद देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी है, मदर ठीक है, बच्चा ठीक है, तो प्रोटोकॉल हमारा ये है कि बच्चे को हम सीधे माँ के पेट पे रखते हैं। उससे एक तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मिलता है, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और एक फिनोमेनन होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट क्रॉल। भगवान जो बच्चों को बना के भेजता है ऐसा कि अगर हम बच्चे को माँ के एब्डोमेन पे रख रहे हैं, बच्चा खुद से क्रॉल करके ब्रेस्ट तक जाएगा और यू विल फाइंड द निपल्स। दूसरा क्या होता है, कई बार अटेंडेंस के कंसर्न्स बहुत रहते हैं कि बच्चे को दूध कम पड़ रहा है। माँ के कंसर्न्स रहते हैं कि क्या मेरा ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। इसके लिए रेगुलर काउंसलिंग और रेगुलर मोटिवेशन ज़रूरी है। बहुत सारे जो हमारे पास केसेज़ आते हैं, यूजुअली वो हाई रिस्क ऑप्स केसेज़ होते हैं जिनमें सिज़ेरियन की आवश्यकता पड़ती है। अगर बेबी नॉर्मल है तब भी प्रोटोकॉल ये है कि सिज़ेरियन के 1 घंटे के अंदर हमें बेबी को मदर के ब्रेस्ट पे देना है। रीज़न, जो फर्स्ट 45 मिनट्स टू 1 ऑवर होता है डिलीवरी के बाद का, उसमें बेबी बहुत अच्छा एक्टिव रहता है और उसके बाद बेबी जो है वो 24 घंटे में से करीब आप 16 से 18 घंटे बच्चे सोते हैं। इस फेज़ में अगर जो जिस समय एक्टिव है बच्चा, उस समय अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश कराएँगे, तो चांसेस अच्छे रहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी एस्टैब्लिश होगी। दूसरा, आउट ऑफ द कंसर्न कई बार लोग चाहते हैं कि हम फॉर्मूला मिल्क दे दें, बच्चे को दूध कम पड़ रहा है। एक्चुअली जो फर्स्ट डे बेबी की मिल्क रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत कम रहती है, 50 टू 60 ml पर केजी पर डे, जो कि दूसरे तीसरे दिन जाते-जाते ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 100 टू 120। ये चीज़ हमें समझानी होती है कि आप इस चीज़ को लेके परेशान ना हों। दूसरा, कई बार फॉर्मूला या बॉटल ऑफ़र करते हैं, जो कि मेरे यहाँ स्ट्रिक्टली मना है। बॉटल के साथ क्या होता है, अगर आपने बॉटल ऑफ़र कर दी, उसमें बच्चे को ना मेहनत नहीं करनी होती। बच्चा थोड़ा-सा खींचता है, उसको इतना सारा दूध मिलता है। व्हेयरएज़ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आप एक बार उसे आसान रास्ता दिखा देंगे, वो कठिन रास्ते पे नहीं जाएगा। जी। इसके लिए हमें फर्स्ट आवर में ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करानी आवश्यक है। अगर कोई नवजात बच्चा या शिशु पैदा होता है और उसमें वज़न कम होता है, तो उसमें भविष्य में क्या तकलीफ़ें का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, देखिए, कम वज़न के जो बच्चे होते हैं, 2.5 किलो का जो बच्चा होता है वो नॉर्मल वज़न का माना जाता है। 1.5 किलो से 2.5 किलो के बीच जो होते हैं उसे हम लो बर्थ वेट कहते हैं। 1 से 1.5 किलो वाले बेबी जो होते हैं उन्हें हम वेरी लो बर्थ वेट, और बच्चे जो 1 किलो से कम होते हैं उन्हें हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ कहते हैं। जितना वज़न कम रहेगा या बच्चा जितना पहले पैदा हुआ रहेगा, समस्याएँ उतनी ज़्यादा हो सकती हैं। जो सबसे पहली समस्या दिखती है वो है फेफड़ा। खासकर 34 हफ्ते से पहले की डिलीवरी अगर रहती है, तो उसमें फेफड़े मैच्योर नहीं होते। एक सर्फेक्टेंट नाम का पदार्थ होता है, वो फेफड़ों में नहीं बनता है, जिससे फेफड़ों का फुलाव नहीं होता है। साथ ही साथ बाकी अंगों पे भी ऐसे ही असर रहते हैं। जैसे बच्चे दूध नहीं पचा पाते हैं, बच्चे के गुर्दे भी कमज़ोर रहते हैं और इन बच्चों के ब्रेन में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत रहते हैं।
तो हमें नर्सरी में काफ़ी लंबे टाइम तक रखना पड़ता है ऐसे बच्चों को। अभी हमारे पास जो सबसे कम वज़न का बच्चा था वो 650 ग्राम का था। करीब 2 महीने हमारी नर्सरी में रहा। आज बच्चा 1 साल का हो चुका है एंड ही इज़ थ्राइविंग वेल। तो ये सारी समस्याएँ आती हैं, बट 2 साल की उम्र तक लो बर्थ वेट बेबीज़ कैच अप कर लेते हैं और 2 साल की उम्र में वो बच्चे जो नॉर्मल वज़न का बच्चा है उसके बराबर हो जाते हैं। सिर्फ अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में, जिसको आम भाषा में दस्त कहा जाता है या डायरिया कहा जाता है, तो ये अक्सर क्यों ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है? देखिए अगर आप बात करें नवजात बच्चों में या छोटे बच्चों में 6 महीने से छोटे बच्चों में इनकी जो पॉटी होती है ना, वो काफ़ी वेरिएशन होता है उनकी पॉटी में। डायरिया सही में डायरिया है कि नहीं, उसके लिए पहले पॉटी कैसे कर रहा था बच्चा वो जानना ज़रूरी है। जैसे पहले की फ्रीक्वेंसी 3-4 है, अभी भी 3-4 है तो दैट इज़ नॉर्मल। दूसरा जो आउटपुट है उसमें वाटर का वर्क कितना है, अगर वाटर आउटपुट बहुत ज़्यादा है देन इट मीन्स इट्स डायरिया। बाकी देखिए वायरल डायरिया बहुत कॉमन है, सो वायरल इन्फेक्शन जिसके लिए इम्यूनाइज़ेशन अवेलेबल है और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी हमारा ये रोटावायरस वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। हम लोग भी रोटावायरस वैक्सीन देते हैं। बाकी जो छोटे से बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी डायरिया कॉमन होता है बिकॉज इनमें एक तो हैबिट होती है माउथिंग की, ये कोई भी चीज़ सीधे अपने मुंह में ले जाते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बॉटल फीडिंग अगर हो रही है उससे भी डायरिया के चांसेस रहते हैं। डायरिया से बचाव के लिए सबसे आवश्यक है कि जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं तो जिस समय डायरिया हो रहा हो उस समय उन्हें फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग दें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो ओआरएस डायरिया के लिए सबसे अच्छा फ्लूइड है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ओआरएस पिलाते रहें बच्चे को तो कभी डिहाइड्रेशन का खतरा नहीं होगा। ये थे डॉक्टर प्रशांत पांडे, जो एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं जरीस मलिक, मुरादाबाद।